नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं छुपी हुई खबरों से आने वाली परेशानियों से आपको बचाने की। बार बार एटम बम की धौंस पट्टी देने वाला पाकिस्तान जंग की आहट से डर गया है। भारत ने हमले की चेतावनी तक नहीं दी, लेकिन पाक पूरी तरह से सिहर उठा है। अंधेरी रात में इस्लामाबाद के आसमान पर फाइटर प्लेन उड़ते हैं तो हाईवे पर उसकी हकीकत की पड़ताल हो रही है। काश दहशतगर्दी की खेती से पहले ही उसे अक्ल आ गई होती। बहरहाल भारत ने अक्ल ठिकाने लगाने की ठान ली है। पाकिस्तान की सिंधु जल समझौता खत्म कर पाक को प्यासा मारने का प्लान भी बना लिया है, तो वहीं सबसे पसंदीदा मुल्क का तमगा भी छीन लेने की ठानी है। जाहिर है भारत ने पाकिस्तान की बोलती बंद करने के तमाम रास्ते निकाले हैं, लेकिन संदिग्धों की आवाजाही की खबरें अब भी सुरक्षा पर सवाल बनी हुई है। सवाल बिहार के सुशासन पर भी कायम है, उस शहाबुद्दीन से जिसके जेल से छूटते ही सीवान में खौफ का बोलबाला हो चला है। कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन दहशत भारत के आसमान में भी पैदा हो गई जब सिंगापुर से चेन्नई आ रही फ्लाइट में मोबाइल फट गया। खबरें देश में और भी हैं, लेकिन आज दिन भर जिस खबर पर, और आज ही नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से और आने वाले कई दिनों तक चर्चा रहेगी, वो है भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तकरार की। जी हां, देश के भीतर और बाहर दबी जुबान में जंग की आहट सुनाई देने लगी है। भारत की तैयारियों से घबराए पाकिस्तान ने भी अपने डर का इजहार कर दिया है। इस बीच मौका पाकर एमएनएस ने भी पाक कलाकारों को धमकी देकर अपनी विभाजनकारी सियासत को धार दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन संदिग्धों से पैदा हुआ जो मुंबई के उरण और हिमाचल के कांगड़ा में देखे गए। सवाल है, क्या हम संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर चौकन्ने नहीं हैं? सितंबर को घड़ी की सुइयां 10:30 बजा रही थी। रात अपने शबाब पर होने जा रही थी। कुछ लोग सो चुके थे, कुछ बिस्तर पर जाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक इस्लामाबाद के आसमान पर फाइटर प्लेन्स की परवाज होने लगी। साएं साएं की आवाज के साथ लड़ाकू विमान शहर के ऊपर मंडराने लगे। पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर भी इसके चश्मदीद बने। मीर के मन ने इसे जंग की आहट माना और एक ट्वीट कर डाला। भारत समेत दुनिया के टीवी चैनल्स पर उनके ट्वीट के हवाले से खबरें चलने लगी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था, इस्लामाबाद के आसमान में रात को 10:20 पर F-16 लड़ाकू विमान उड़ते हुए देखे गए। इस दौरान इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में अफरा तफरी भी मच गई और लोग सड़कों पर आ गए। जल्दी पाकिस्तान के कुछ और पत्रकारों समेत आम लोगों ने भी ऐसा ही ट्वीट कर डाला। संशय के बादल छंटते इससे पहले तस्वीरों ने पाकिस्तान के डर की तस्दीक कर दी। जंगी जहाज इस्लामाबाद की सड़कों पर उतर गए और ड्रिल के लिए इस्लामाबाद पेशावर हाईवे को बंद कर दिया गया। जल्द ही पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इन आरोपों को तस्लीम कर लिया, इस हेकड़ी के साथ कि उनकी सेना हर कीमत पर देश की रक्षा के लिए तैयार है। दरअसल पाकिस्तान को इस बात की भनक लग चुकी है कि भारत पूरी हमले को भूलने वाला नहीं है और दुश्मन को उसकी हैसियत बताकर ही दम लेगा। गुरुवार को साउथ ब्लॉक के वॉर रूम में सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के 2 घंटे के मंथन ने पाकिस्तान की हालत और पतली कर दी। सूत्रों की माने तो डर के मारे पाकिस्तान ने पीओके में चल रहे अपने 18 आतंकी ट्रेनिंग कैंप के ठिकाने रिहायशी इलाकों में शिफ्ट कर दिए हैं। इस बीच भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हर मोर्चे पर घेराबंदी शुरू कर दी है। भारत ने सिंधु जल समझौते को खत्म करने का फैसला लिया है। मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा छीनकर उसकी हालत पतली करने की ठान ली है। भारत ने फ्रांस के साथ राफेल डील भी सील कर दी है। 7.8 बिलियन यूरो यानी 59,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस समझौते से 2019 तक भारत को 36 राफेल लड़ाकू विमान हासिल हो जाएंगे। जानकारों के मुताबिक राफेल 3,800 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और इसकी मदद से एयरफोर्स भारत में रहकर ही पाकिस्तान और चीन में मिसाइल दाग सकती है। पाकिस्तान के F-16 का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे पास पहले से ही सुखोई, जगुआर और मिग मौजूद हैं। पाक के पास फिलहाल 900 फाइटर प्लेन हैं, जबकि भारत के पास भंडार में इसके दोगुने से भी ज्यादा यानी 2000 फाइटर प्लेन हैं। नेवी की INS विक्रमादित्य के साथ ही आर्मी के अर्जुन और भीष्म टैंक भी
पाकिस्तान को करारा जवाब देने का माद्दा रखते हैं। बेशक सामरिक शक्ति के मामले में हम पाकिस्तान पर हर जगह 19 की जगह 20 हैं। पाकिस्तान समेत सारी दुनिया भी इस सच को जानती है, लेकिन सुरक्षा में कोई छोटी चूक भी हम पर भारी पड़ सकती है। ये सवाल उठा है मुंबई के पास गुरुवार को सेना की वर्दी में घूमते 4 लोगों को संदिग्ध अवस्था में देखे जाने की खबर से। हालांकि पश्चिमी नौसेना कमान ने मुंबई तट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया, तो मुंबई पुलिस ने भी इनमें से 2 संदिग्धों के स्केच भी जारी कर दिए। संदिग्धों की तलाश में पुलिस ने इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा और ईटीवी भी इस सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बना। एहतियात के तौर पर आसपास के स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए। उरण में नेवी का बेस है और यहाँ नौसेना का हथियार डिपो भी है, लिहाजा जब से स्कूली बच्चों ने ये कहानी सुनाई, सुरक्षा बलों के हाथ पांव फूल गए। 4 संदिग्धों के सुराग मिलते इससे पहले हिमाचल से भी एक ऐसी ही खबर आई। कांगड़ा में भी संदिग्धों के देखे जाने से खलबली मच गई। इलाके में कई पनबिजली परियोजनाएं हैं, लिहाजा प्रशासन के होश फाख्ता हो गए। हालांकि एसपी वीरेंद्र ठाकुर ने सर्च ऑपरेशन जारी होने की बात कही है, लेकिन सवाल उठता है कि आम लोगों और स्कूली छात्रों की नजर ही संदिग्धों पर क्यों पड़ती है? हमारी पुलिस और सुरक्षा बल इन्हें क्यों नहीं देख पाते? क्या उनकी चौकसी में कहीं सवाल है, या फिर हम 18 जवानों की शहादत को भूल बैठे? ऐसे संवेदनशील मौकों पर जब नापाक इरादों के साथ सरहद पार के दुश्मन देश में दाखिल हो रहे हैं, हमें ज्यादा सतर्क और जागते रहने की जरूरत है। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। तो एक तरफ ये सवाल है कि पाकिस्तान कैसे इस पूरे मुद्दे पर देश ही नहीं, भारत ही नहीं, पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया को जवाब देगा और आने वाले दिनों में भारत की रणनीति कैसे आगे बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि देश के भीतर कैसे हम अपने लोगों से निपटेंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश में चुनावों का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आम आवाम से लेकर मीडिया तक हर किसी की नजर देश के इस सबसे बड़े प्रदेश पर टिकी है। सरकार और आवाम के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है मीडिया, लेकिन यूपी के सीएम अक्सर मीडिया से नाराज रहते हैं। आज भी नसीहत दे डाली, क्यों? जरा देखिए इस रिपोर्ट में। तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। कुछ ऐसे ही हालात हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी के। पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव मुगल सम्राट अकबर की तरह सीएम बेटे अखिलेश यादव को नसीहत दे रहे हैं। पार्टी और परिवार को बचाने के लिए अखिलेश को वक्त वक्त पर फटकार भी लगा रहे हैं। तो डांट से खिंच चुके अखिलेश सलीम की तरह खुलेआम बगावत तो नहीं कर पा रहे, लेकिन इसका असर उनके गुस्से में दिखता है। लिहाजा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ में जब ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन के कार्यक्रम में गए, तो पत्रकारों को मीठी घुट्टी पिलाते हुए मीडिया को अपनी हद में रहने की नसीहत दे डाली। पहले तो उन्होंने मजीठिया की सिफारिशों का लाभ दिलाने का वादा किया, सरकार की तरफ से हर मदद का भरोसा भी दिया, और फिर अपने चिर परिचित अंदाज में मीडिया को मर्यादा में रहने की नसीहत भरी चेतावनी भी दे डाली। हमारे लिए अखबार में छाप दिया कि हम औरंगजेब हैं। हालांकि मैंने तलवार नहीं निकाली और दिखाता मैं तलवार निकाल करके, हालांकि वो तलवार की टीपू की ऐसा नहीं है कि युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पहली बार ये गुस्सा मीडिया पर आया हो, बल्कि जब भी मीडिया ने उनके शासन पर सवाल उठाया, उनके खामियों को बताने की कोशिश की, तब उन्होंने आपा खोया। उत्तर प्रदेश में आए दिन हो रहे रेप के मामलों को लेकर दबंगों की करतूत पर जब बात हुई, तो कैराना मसले पर अखिलेश ने मीडिया पर जनता को गुमराह करने की तोहमत लगा दी थी। परिवार का झगड़ा बढ़ा तो इसके लिए भी मीडिया को शकुनी बता डाला। आप लोग कुछ भी ना, लेकिन जो स्टूडियो में बैठ करके मेकअप कर करके बैठते हैं, वो कहो घटना, मेरी एक घटना दूसरी घटना में क्या कहूँ वो मिला दें। कुछ राजनीतिक दलों को विकास के अलावा मुद्दा चाहिए, कुछ चैनलों को कुछ खबरों के बाद कुछ खबर चाहिए। अरे जनता को गुमराह मत करिए। हमारी आपसे भी सलाह है, कुछ लोगों से केवल चैनल चलाने के लिए खबर चलाना चाहते हो आप कहते हो कश्मीर बन गया, तुम्हारा मुंह काला हो अगर तुम इस तरह की बात कर रहे हो। घटना होती है, मैंने कई बार कहा
क्या जब घटना होती तो उसका प्रचार बहुत होता है, और ये घटनाएं केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही हैं। अब देश के मैं आंकड़े देने लगूंगा तब भी आप मेरे पे सवाल करोगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो या फिर कोई और, तल्ख सवाल सियासतदानों के लिए शूल बन जाते हैं। तीखी टिप्पणियां उन्हें नागवार गुजरती है। सच कहें तो आईना देखते ही अपना आपा खो बैठते हैं, शीशा तोड़ने को बेताब हो जाते हैं। काश इतनी ही शिद्दत सूरत बदलने में लगाते तो सूबे के हालात बदल जाते। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। उम्मीद करते हैं सूरत को बदलने में भी इतनी ही शिद्दत लगाएंगे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, ब्रेक लेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब रुख करते हैं देश के उस राज्य का जिसकी माटी को सबसे ज्यादा उपजाऊ कहा जाता है। जी हां, बिहार की बात करते हैं, और बिहार में एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जिसको सुनकर आप हैरान भी होंगे, परेशान भी, और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी। एक बेटी जिसे जन्म देने वाली मां ने पोखर में मरने के लिए छोड़ दिया। एक मां जिसने पुलिस से लिखित अनुमति लेकर इसे 2 साल तक पाला। और एक कानून जो अब इन दोनों के बीच दीवार बन गया है। किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, बड़े स्टार की, लेकिन ये है नहीं। दरअसल ये बिहार के रोहतास जिले के सोरठी गांव की एक सच्ची कहानी है, जिसने एक मां को टीवी के स्टूडियो में पहुंचा दिया है। ईटीवी के स्टूडियो में मां बेटी दोनों बिलख रही हैं, साथ रहना चाहती हैं दोनों, लेकिन कानून साथ रहने नहीं दे रहा है। क्यों? सीधा मां बेटी से बात करने की कोशिश करते हैं। बेटी बहुत छोटी है, लेकिन मां और पिता दोनों साथ में है। 2 साल की बच्ची है। माता पिता हमारे साथ हैं, जिनका नाम है गुड्डू शाह और मुन्नी देवी, और साथ ही हमारे साथ हैं ऐश्वर्या भाटी, सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन की सेक्रेटरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ संध्या बजाज भी जुड़ेंगी, और साथ ही दुर्गेश केसवानी भी जुड़ेंगे, जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कारा के प्रभारी हैं। कारा वो संस्था है सरकार की, केंद्र सरकार की, जो राज्यों में भी है, जो बच्चों को, माँ बाप को, जो अनाथ बच्चे हैं और ऐसे माँ बाप जिनको बच्चों की जरूरत है, उनके बीच एक सीढ़ी का काम करती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं गुड्डू शाह और मुन्नी देवी जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। बहुत जल्दी जल्दी बताइए गुड्डू जी, आप कितने दिन पुरानी ये घटना है? 2 साल पहले की घटना आपने बताई थी, जब आप इस बच्ची को पोखर से उठाकर लाए थे, और उस वक्त क्या हुआ था? पुलिस ने क्या बोला आपको? आप पुलिस के पास लेकर गए थे, घटना कैसे हुई थी? पुलिस को ले गए थे, पुलिस को जनवाने के लिए कि बच्चे को हम पोस पाल रहे हैं, अपने बच्चे के जैसे लिखा पढ़ी करवाए कि कोई हमारा बच्चा लेना, ये ना कि पोसे पाले हम, कल के दूसरा दौदार हो जाएगा कि हमारा बच्ची है। तो इसी की वजह से लिखवाए थे। थाना इसी की वजह से लिखा था कि कोई तुम्हारा बच्चा छीनेगा नहीं, तुम जब छीनोगे नहीं रखोगे तो तुम फंस जाओगी, इसके वजह से लिखा हुआ था। ये लिखा पढ़ी आपकी थाने के साथ हुई थी? कौन से थाने के साथ हुई थी? कौन से थानेदार थे उस समय? दिनारा थाना। जी, इस थाने से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के थाना इंचार्ज जो हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मुन्नी देवी जी, ये बताइए, 2 साल, ये बच्ची जब 2 साल पहले आपके घर में आई थी, आप लेकर आए थे, आपके पति को पोखर में मिली थी, उस वक्त कितने दिन की थी? 1 रोज के जी। और आपने इसको कितने दिन तक पाला है? कितने दिन तक आपने परवरिश की है? 2 बरस तक। आप अच्छे से अपनी बात को रखिए। अब क्या परेशानी हुई है कि आपकी बच्ची आपके हाथ से चली गई है? जी, दिनारा थाना से क्या है, चौकीदार हम लोग के लेके गया वहाँ पे बोलने के लिए चलिए, वहाँ पर नोटिस आए हैं कोई कागज बनाने के लिए। वहाँ पे गए तो साथ में भेज दिए सिपाही को सासाराम में। सासाराम में गया तो हम लोग के दोनों आदमी के कट करके रख लिए। वो सब बोल रहे हैं ना कि चोरी के लड़का है। मैं बोली चोरी के नहीं है, इसको मैं कागज पत्र सब बनवाए हुए हैं। उस सब के तो चरित्र थी, हम लोग तो जाने भी नहीं उस समय में, नहीं तो जानती तो कुछ उसी समय में होल कल कर देते। फिर भी हम लोग के कट करके रखे। फिर सुबह में मेरे पति जी के बाहर रखे, हम लोग के हम माँ बेटी के अंदर रखे बांध करके। फिर सुबह में लेके गया, मेरे पति जी के घर पे तो बोतल के दूध भी लेके आए बच्ची के लिए।
मैं मांगी थी। पूरा रात उस समय में कोई नहीं दिया। मैं पूरा रात उसको दूध के बदले में ऐसे ले लेके बिस्कुट घोड़ घोड़ के अपने पति से मांग मांग के, कहीं दूध भी थोड़ा बहुत मिला, ऐसे पूरा रात उसको लेके रखी थी। वहाँ भी महिलाओं थी, बहुत थी वहाँ पर, सब लोग भी बोल रहे हैं उसको कि बच्चे चोरी के नहीं है। बच्ची रहती तो 1 मिनट भी नहीं मानती है। उसको भी नंबर हमके पास है जी, बंद करके रखे हैं सब। गुड्डू शाह जी, आपके पास वो पेपर हैं जो लिखा पढ़ी आपने पुलिस थाने के साथ, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनके साथ की थी? जी है, सब कुछ है। सब कुछ है। उस थाने इंचार्ज से, उस एसपी से हम जिले के जो है उनसे तो बात करेंगे ही, लेकिन इस वक्त हमारे साथ दुर्गेश केसवानी जी भी हैं। दुर्गेश केसवानी जी, इस पूरे मामले में जो आपने सुना, 2 साल पहले 1 दिन की एक बच्ची एक परिवार को मिली, वो उसको लेकर आए, पुलिस के सामने लेकर गए, बताया, और पुलिस से लिखा पढ़ी के बाद ये लेके आए, क्योंकि दंपत्ति के भी बच्चा नहीं है, और इस 2 साल तक इस बच्ची की परवरिश की। अब इस बच्ची को वापस ले गए हैं उसी पुलिस थाने के लोग, ये कहते हुए कि ये वैध नहीं है, ये कानूनी रूप से सही नहीं है। कानून क्या कहता है कारा का? जी, इसके लिए बधाई की पात्र है, ईटीवी का पूरा यूनिट बधाई का पात्र है। जो वहाँ पे सीडब्ल्यूसी काम कर रही है, जो बाल कल्याण समिति कर रही है, उनको मजिस्ट्रियल के अधिकार दिए गए, मजिस्ट्रेट अधिकार दिए जाते हैं उनको जी। और वो उन अधिकारियों का उपयोग करते हुए बच्चे, कारा की एक जो गाइडलाइन है, वो स्पष्ट लाइन है कि बच्चे का अधिकार सर्वोपरि है। जो बच्चे का अधिकार है, बच्चों के हित हैं, वो सर्वोपरि हैं। जो उनके लीगल गार्जियन है, उसको जो उनके लीगल गार्जियन जो वहां पे अगर उनके हैं, उसके आफ्टर डेट अगर किसी बच्चे के लीगल और गार्जियन नहीं है, तो ही कारा उस चीज को उसको संज्ञान में ले सकती है। जी, कारा संज्ञान में ले सकती है। लेकिन इस पूरे मामले को सुना है आपने दुर्गेश जी, ये परिवार बच्ची को वापस लेना चाहता है, बच्ची वापस इस परिवार के पास, माँ बाप के पास जाना चाहती है। तस्वीरें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। बेटी और माँ कैसे एक दूसरे के लिए बिलख रही हैं, मिलना चाहती हैं, रहना चाहती हैं साथ में। लेकिन ये जो बीच में कानून की अड़चन आई है, क्या ये दूर हो सकती है? मीना जी, जो ये एहसास है और जो ये बच्ची और माँ के बीच का जो प्यार है, निश्चित रूप से अपन, एक आम आदमी भी एक आदमी से जुड़ जाता है जब कुछ समय तक रहता है उनके। पर मेरा ये मानना है कि कानूनी जो अधिकार है, जो कानून के दायरे में रह के वही चीजें हो पाएंगी। कानून भावनाओं की कद्र कर सकता है, पर भावनाओं पे कानून नहीं चल सकता है। जी, ऐश्वर्या भाटी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं आप, और लगातार बार एसोसिएशन में आपकी सक्रियता सब जानते हैं। इस मामले में कैसे इस परिवार को बच्ची वापस मिल सकती है और बच्ची को परिवार, माँ बाप वापस मिल सकते हैं? कोई रास्ता ऐश्वर्या? देखिए मीना जी, मुझे डेफिनेटली लगता है कि क्योंकि आपने इस इशू को इतना स्ट्रांगली रेज किया है, तो इसका जरूर कोई हल जरूर निकलेगा। पर जो बातें 2-3 आपने कही कि कारा की गाइडलाइंस समय के साथ बदलनी चाहिए, मैं आपको बता दूं कि कारा की जो गाइडलाइंस हैं वो काफी रीसेंट गाइडलाइंस हैं। इनफैक्ट 2015 की गाइडलाइंस हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बाद में आई थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो दोषी हैं वो ये सीमिंगली अनअवेयर कपल, ये दोनों नहीं है, क्योंकि इनकी इतनी नॉलेज नहीं होगी कि किस तरह की गाइडलाइंस फॉलो करनी है। जिन्हें एक आम आदमी जो देहात में रहता है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो अपनी अवेयरनेस के हिसाब से इसको थाने ले गए। वो थाने के प्रभारी और थाने के कौन लोग हैं जिन्होंने इनको घर ले जाने दिया, क्या लिखा पढ़ी करके बिना ये बताए कि आप इस बच्चे को अगर ले जाना चाह रहे हो, तो उनको सबको मालूम है। दे आर ऑफिशियल्स, दे आर सपोज टू नो अबाउट ऑल दिस। उनको इस तरह से गाइड करना चाहिए था कि ताकि प्रॉपर अथॉरिटी और प्रॉपर ऑर्डर के साथ में ही वो ले जाते। कानून में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मीना जी, ये 2 कंपीटिंग राइट्स होते हैं दोनों तरफ, और उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो इस तरह की जातियां भी होती है, बच्चों का एब्यूज होता है, बच्चे चोरी भी होते हैं। दूसरी तरफ इस तरह के जो बच्चे अबैंडन कर दिए जाते हैं, उन बच्चों को घर भी चाहिए। तो ये दोनों कंपीटिंग, उसके हिसाब से कारा की गाइडलाइंस बहुत अच्छी बनी हुई है। पर ये दोष इस कपल का मुझे नहीं लग रहा है, मुझे तो उन पुलिस वालों का दोष लग रहा है जिन्होंने इनको प्रॉपरली गाइड नहीं किया। निश्चित रूप से इस परिवार को देखकर तो कहानी समझ में आ सकती है कि कितने सहजता से, कितनी स्वभावतः है, एकदम कहना चाहिए कि इनकी जो इनोसेंस है वो इनके फेस पर देखी जा सकती है, और इस माँ का दर्द भी देखा जा सकता है। मुन्नी देवी, क्या आप ईटीवी के मंच से इस कार्यक्रम के जरिए जब आप अपनी स्वाभाविकता के साथ इस स्टूडियो में पहुंची हैं,
तो बिहार के मुख्यमंत्री से, देश की महिला बाल विकास मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से कोई गुजारिश करना चाहती ताकि कानून आपके इस प्यार में बाधा नहीं बने? नहीं जी, मैं तो सब कुछ कर लिए हैं, जब भी नहीं बच्चे के दे रही हैं। क्या क्या किया आपने और कैसे कैसे आपको जवाब मिले? तो धोखा हुआ जी। मैं पहले नंबर तक गया, थानेदार भी रही, बोले हैं कि मेरे बच्चे लौटा दीजिए, ऐसे ऐसे मेरे साथ में कर लिए बाल कनियारोली, वहाँ पे धोखे से बुला करके और मेरे बच्चे छीन के मेरे को धक्का मार के भेज दिए। किसने किया ऐसा? कि जाइए आपको बच्चा नहीं है, चोरी के बच्चा है। इतना कागज दिखाने के बाद भी बोल रही है कि दूसरे के बच्चा है, आपको बच्चा कैसे हम मानेंगे जी कि आप इसको पालन पोषण करें? मैं बोली चलिए मेरे गांव में भी पूछ ली, इसको पालन पोषण मैं करे नहीं। उसके बाद क्या हुआ? फिर भी हम लोग के अभी बोल रही है। उसके बाद क्या हुआ? जी मैं वहाँ उसको बाद उज्जैन नहीं दिए तब बोल रहे, मैं रोने लगी, वहाँ पर गिर भी गए, बोल रही जाइए अपने बच्चा लेके आइए, गाया में बच्चे हैं, वो भी दिए, वहाँ के पत्ता भी दिए। मैं आए पत्ता लेके, मेरे पिताजी आए, मेरे सास भी आए, मेरे पति जी आए, मैं भी आई यहाँ पे तो बोल रही है कि मेरे बच्चे दे दीजिए। तो करिए यहाँ पे बच्चे आपको नहीं मिलेगा, आपको धोखा से भेजे हैं, यहाँ बच्चे जाएगी बिहार ले आते हैं, बिहार नहीं जाएगी। जिससे से हम लोग धोखा देके फिर भी बोले जाइए जहाँ से बच्चे आपको छीने वहाँ पे जाइए। हम लोग वहाँ पे भी गए, 10-20 आदमी भी गए, तो वहाँ पे बोल रही है कि आपको बच्चा नहीं मिलेगा, लेना है तो बेटी क्या करेगी, बेटा ले लीजिए। मैं बोली बेटी के लिए मैं मर रही, बेटा क्या करूंगी, मेरे बेटा मेरे धन दौलत तो सब वही है, फिर मैं दूसरे के लिए क्यों मरूंगी, उसको मैं पालन पोषण करे, उसमें मेरे ममता जुड़ा है, वो मर रही है मेरे लिए, मैं मर रही हूँ उसको लिए, फिर मैं दूसरे बच्चे लेके क्या करूंगी जी। फिर भी कह रही है कि जाइए यहाँ से, नहीं तो ज्यादा बोलेगी ना तो मैं अभी पुलिस की कंप्लेन करवा दूँ। वहाँ पर पुलिस भी ज्यादा थी, मेरे को डरवा भी दिए। फिर अभी मैं है तो जुर्माना लगा दूंगी 20 साल के लिए, और पैसा भी ऊपर से 50,000 रुपये आपको देने पड़ेगी। फिर हम लोग आए घर पे, अपनी समिति जैसे मुहर मारे हैं, जब बोले सब लोग जी बताइए, सब लोग जैसे पंचनामा दिए, उसके पास मैं आके बोली मुखिया जी ऐसे ऐसे हो गया, मुखिया भी गया, प्रधान भी गया, मैं बहुत आदमी 100 आदमी भी गया, थानेदार भी रही, थानेदार से भी नकल लेके आए कि क्या बात बच्चे छीना गए। फिर वो बोला मेरे बस की बात नहीं है। फिर मैं गाया भी आई तो भी बोल रही है कि जाइए डीएम जी के पास। मैं डीएम जी के पास ही बात के सुनाई है, तो डीएम जी कह रहे कि आपको रोहतास में पड़ता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकते, नियम कानून है तो बच्चा छिनाएंगे। फिर मेरे वहाँ से गए, फिर डीएम भी अपनी सासाराम में भी गए, सासाराम में भी बोल रहे हैं कि आपको कार्रवाई कर रही है, नियम कानून से मिलेगा, बच्चे आपको दिलवा देंगे, लेकिन अभी कोशिश है। फिर हम लोग डिहरी भी गए, डिहरी भी भेजे, बालकनिया रोली डिहरी भी गया, डिहरी भी बोल रहे हैं, वहाँ पर भी किसी ने मेरे को मदद नहीं दी। डीएम जी बोल रहे हैं सासाराम को, फिर भी यहाँ बालकनिया रोली बोल रही है, कह रही मर जाएगी तब मर जा, बच्चा दूसरे के पालन पोषण कर रही है। तो मैं बोली कि उसमें खर्चा दिए हैं किसी ने, थानेदार ले दिए हैं कि मुखिया जी दिए हैं कि एसपी दिए हैं कि डीएम दिए, किसी तो नहीं दिए ना। उसमें मेरे पति जी के कमी नहीं लगे, मेरे घर के कमी नहीं लगे, सास ससुर के जी, उसमें कौन दावदार हो गया जी। आप बने रहिए मुन्नी देवी, हम कोशिश करते हैं कि आपको ये बच्ची मिले और इसमें हम कितनी मदद कर सकते हैं, सरकार तक आपकी बात को कितना पहुंचा सकते हैं। जो डीएम ये कह रहे हैं कि मरना है तो मर जाइए, उनको कितना संवेदनशील करने की दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं, देखते हैं। बहरहाल मैं संध्या बजाज आपके पास आना चाहती हूँ। पूरी बातचीत को आपने सुना, आप भी इस विषय से जुड़ी हुई हैं, कैसे इस माँ को ये बच्ची वापस मिल सकती है और बच्ची की हालत क्या है, ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जो 2 साल तक यहाँ पे रही है परिवार इस माँ की गोद में। जी बिल्कुल मीना जी, अभी इन पेरेंट्स का हक बनता है, ग्राउंड इनके हाथ में है। माने कानून तो नहीं है शुरू में कि आप बिना CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को अप्रोच किए बिना कोई बच्चा ले लो, लेकिन जबकि परिस्थितियों वश इनके पास वो बच्ची पहुंच गई, बच्ची मिल गई इनको, तो मैं ये कहूंगी इन्होंने पाला है बच्ची को, और ऐसे युग में पाला है जब लोग बेटियों को मार रहे हैं, ऐसे युग में जैसा कि वो कह भी रही हैं कि उन्होंने कहा बेटा ले लीजिए। अरे नहीं, आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का युग है, और आप इस युग में बेटी पाल रही है। मैं सबसे पहले मुन्नी देवी को बहुत मुबारक दूंगी और कहूंगी जी, पूरे देश की तरफ से हम भी देते हैं उनको मुबारकबाद, और उनके साहस को सलाम भी करते हैं कि अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए वो ETV के स्टूडियो में
पहुंची। हमने जब उनकी बात को देश के सामने रखने की कोशिश की तो हमसे हाथ मिलाया उन्होंने। हम तो सिर्फ माध्यम है, प्रयास कर सकते हैं। लेकिन कारा के दुर्गेश केसवानी जी हैं, हालांकि हमने इनके इलाके के जो कारा के ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, आज कोई बात करने को तैयार नहीं है। दुर्गेश जी, ये बताइए, कारा इसमें पहल अपनी तरफ से इस परिवार को, इस बच्ची को मदद देने के लिए क्या कर सकता है? मीना जी, जो वहाँ की बाल कल्याण समिति है उसको इस मामले को संज्ञान में लाके जो पुलिस अधिकारी जिन्होंने इनको जब उस टाइम पे जब इन्होंने बच्ची को गोद लेने की बात कही होगी या जो भी कार्रवाई इन्होंने करना चाहिए होगी, अगर उन्होंने कोई टाला मटोली की है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश में यह बात बताना चाहता हूं कि माननीय मेनका गांधी जी बहुत ही संजीदगी से इस विषय को देख रही हैं। वो खुद मॉनिटर करती हैं इस चीज को, और जो मंत्री इस चीज को खुद मॉनिटर कर रहा है, आपका जो आज ये चैनल के माध्यम से ये चीज दिखाई गई है, उनके संज्ञान में भी हम लेके आएंगे। और बच्ची के हित के लिए, जो बच्ची का हित है वो कार्य का सर्वोपरि है, उस हित की वो अवहेलना नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरे पास कार्यक्रम में वक्त कम है, लेकिन विषय इतना व्यापक है और इतना संवेदनशील है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मेनका गांधी देश के महिला एवं बाल विकास मंत्री, दोनों से हम गुजारिश करते हैं कि वो इस कारा के जरिए इस परिवार को आपस में मिलाने की, इस माँ और बेटी को एक दूसरे के जो आंसू हैं उनको बंद करवाने की कोशिश में, उस दिशा में काम करें और अगले 24 घंटे में हम एक बार फिर से ये कह सके कि एक माँ को बेटी से मिलवाने में किसी फिल्म की तरह नहीं बल्कि सच्ची घटना के रूप में हमने एक मध्यम की भूमिका, एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई और इस माँ को बेटी मिली और 2 साल की बेटी एक बार फिर से माँ की गोद में आई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में छोटा सा ब्रेक लेना होगा। देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है। आज आपको मिलवाते हैं चंडीगढ़ की विनीता भारद्वाज से। पोलैंड में हुई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप में हाल ही में विनीता ने गोल्ड मेडल जीता है। 22 साल की इस बेटी ने 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में रियो ओलंपिक में कांस्य जीतने वाली चीन की कैंडिडेट को हराया। इससे पहले भी वे शूटिंग में नेशनल सीनियर सिविलियन कैटेगरी में गोल्ड जीत चुकी हैं। राज्यवर्धन राठौड़ को अपना आदर्श मानने वाली इस बेटी ने 2008 से शूटिंग करना शुरू किया था। ग्रेजुएट है ये और पिता इनके आर्मी में कर्नल हैं, जबकि मां फैशन डिजाइनर है। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन इस कार्यक्रम को आप फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं, प्रदेश 18 की वेबसाइट पर अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने आसपास की खबरों को हमसे साझा कर सकते हैं। इस वक्त मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।